Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the fourth lecture of software quality engineering. So last time हम डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर एरर काज क्वालिफिकेशंस मींस के एरर जिन काजेस की वजह से होती हैं उनकी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे थे और कोई 8 केसेस थे, कोई 8 कैटेगरीज थी जिनमें ये एरर काजेस को मींस क्लासिफाई किया गया है। उसमें से हम फर्स्ट वन को देख चुके थे कि प्रॉब्लम विद डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करने की वजह से एरर्स आते हैं और वो किस किस्म के काजेस थे वो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन और उसकी डिफाइनिंग में हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। सेकंड जो हमारे पास काज है वो है मेंटेनिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर्स। कम्युनिकेशन का इशू है जो क्लाइंट और डेवलपर के दरमियान होती है, सो इस वजह से भी एरर आते हैं और आज हमने थोड़ा सा इसको देखा था, आज इसको फर्दर देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन गैप क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से एरर अकर करते हैं। और उसके बाद डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफिकेशन और आर्किटेक्चर डिज़ाइन एरर्स हैं, कोडिंग एरर हैं, ये भी हम वन बाय वन इसको भी देखते हैं। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए और एरर फ्री रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के लिए और बहुत सारे मसले इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से आते हैं। और एरर्स तो हम चूँकि हमने पहले भी देखा कि एरर किसी एक फेज़ में नहीं आते कि जस्ट हम कहें किसी स्टार्ट में आएंगे या कोड में आएंगे या एंड में आएंगे, नहीं, बल्कि तमाम इंटरमीडिएटली जो भी फेजेस हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें आते हैं। और जो वन ऑफ द मेजर रीज़न है इन एरर्स की वो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर पर्सनल एंड क्लाइंट। देखिए सॉफ्टवेयर पर्सनल जो हैं वो पेयर एक टेक्निकल किस्म के लोग हैं और क्लाइंट जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं समझता, ठीक है, उसको एक सिस्टम चाहिए जो उसकी नीड्स को फुलफ़िल करे। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट की, क्लाइंट सॉफ्टवेयर पर्सनल की बात सही तरीके से नहीं समझता और सॉफ्टवेयर पर्सन फिर क्लाइंट की बात सही तरीके से नहीं समझता, तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और यही फिर रीजंस बनती हैं सॉफ्टवेयर एरर्स की। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए, वो मस्ट यूज़ सिंपल एंड नॉन टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है, और ट्राई टू मेक इनटू अकाउंट द यूज़र रियलिटी और यूज़र की रियलिटी को अपने सामने रखें, ठीक है। अगर वो ऐसे टर्म्स यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तो उस यूज़र क्लाइंट को तो समझ में आनी की नहीं है वो चीज़ें, लिहाजा इसी से ही फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो या रिक्वायरमेंट स्पेशलिस्ट जो है उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि वो एक सिंपल और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ करें और वो अवेयर हो तमाम उन साइंस से जो कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन बनते हैं ऑन बोथ साइड, मीन्स दिस इज़ ए स्पेशलिटी, जैसे कि हमने डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में भी कहा था कि दिस इज़ ए स्पेशलिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये सिर्फ हम तो नॉर्मली इसको समझते हैं कि शायद इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग इज़ द मेन टास्क, नहीं, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट टास्क और भी हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के और जो कि डील करते हैं इस तरह की चीज़ों के साथ। और ये जो मिसकम्युनिकेशन है वो क्यों अकर करते हैं, कौन सी सिचुएशन होती है, वो है पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट इंस्ट्रक्शन, क्लाइंट की बात को उसके इंस्ट्रक्शन को पूरे तरीके से समझना, उनकी सही अंडरस्टैंडिंग ना लेना, और क्लाइंट भी रश में होता है, वो भी जल्दी रिजल्ट चाहता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी फिर वो कहता है कि अच्छा जल्दी जल्दी इसको कुछ हम बना के दे दें, तो ये भी रीज़न होती है। और क्लाइंट और यूज़र जो हैं, जो हमारा क्लाइंट है वो बेसिकली डजंट टेक टाइम टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन सेंड टू देम। अगर आप उसको स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भेजेंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भेजेंगे, तो वो उनको उस तरह नहीं लेता वो उसको कि उनको पढ़े और अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट करे और उसमें अगर कोई मसला हो
तो नहीं, वो उसके साथ क्लाइंट और यूज़र के साथ ये मसला होता है। और फिर पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजेस रिक्वेस्टेड फ्रॉम डेवलपर ड्यूरिंग डिज़ाइन, और चेंज जो रिक्वेस्ट होती हैं वो भी जो फ्रॉम डेवलपर साइट्स होती हैं उसको भी, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से नहीं होती कि क्या हमें चेंज करना है। और जो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होता है वो बेसिकली उसका एटीट्यूड ये होता है नॉर्मली कि वो स्टॉप करता है एक्सेप्टिंग चेंजेस ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट डिफिनेशन एंड डिज़ाइन फेज। तो ये भी एक रीज़न होती है कि वो चेंज को एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं होता। और जबकि सिचुएशन हमारे पास, रियलिटी हमारे पास क्या है कि 25% ऑफ द स्पेसिफिकेशन विल हैव चेंज बिफोर द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। मीन्स आप जितनी भी स्पेसिफिकेशन लेते हैं उनमें से 25% ने चेंज होना है एट द एंड ऑफ द, बिफोर द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इन एरर्स को कैसे मिनिमाइज करें, तो यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स हैं कि आप क्या करें। टेक नोट्स एट ईच मीटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट द मिनट्स टू द एंटायर प्रोजेक्ट टीम। हाँ जी, कोई भी मीटिंग आप करें तो उसके आप नोट्स लें और जो भी उस मीटिंग में हुआ है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें मिनट्स को एंटायर टीम, एंटायर प्रोजेक्ट टीम में, इसके तमाम स्टेक होल्डर में वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें। और आप रिव्यू करें द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। रिव्यू एक टेक्निक है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही कि उसकी एक पीरियडिक रिव्यू होनी चाहिए, ठीक है, उसको बार बार देखना चाहिए कि इसमें कोई मसला नहीं है। और यू शुड बी कंसिस्टेंट विद योर टर्म्स, जो टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो ग्लोसरी आप डेवलप कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट मीन्स ये ना हो कि एक डॉक्यूमेंट में वो कुछ और चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दूसरे डॉक्यूमेंट में जाएं तो वो कोई और चीज़ हो, नहीं, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और क्लाइंट को आप इन्फॉर्म करें फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज कि भाई अगर आप कोई चेंज करेंगे, चेंजिंग स्पेसिफिकेशन, तो उसकी कास्ट होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप हर दूसरे दिन कहें मेरा दिल ये करता है, मेरा दिल वो करता है, नहीं, आप उसको बताएं कि ये हमारा एग्रीमेंट है, इसके बाद अगर आपको चेंज करें तो ये इसके चार्जेस होंगे। और ऐसी डेवलपमेंट अप्रोच आप अप्लाई करें, ऐसा प्रोसेस मॉडल आप चूज़ करें जो कि चेंज एक्सेप्टेंस वाला हो। मीन्स ट्रेडिशनल वाटरफॉल है फॉर एग्जांपल, उसमें उसका लेक क्या है कि वो रिक्वायरमेंट्स एक दफ़ा गैदर कर लेता है और फिर कोई उसमें चेंज वेंज वाली बात नहीं होती है, प्रोडक्ट अल्टीमेटली डेवलप होता है। तो ऐसा प्रोसेस मॉडल नहीं, बल्कि वो प्रोसेस मॉडल आप, वो डेवलपमेंट अप्रोच आप सिलेक्ट करें जो चेंज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये फैक्ट ध्यान में रखना होगा कि 25% ऑफ द रिक्वायरमेंट्स तो चेंज होनी है। और नंबर ईच रिक्वायरमेंट एंड इम्प्लीमेंट ए चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, हर रिक्वायरमेंट को आप नंबर करें और इम्प्लीमेंट करें ए चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को, जो कि आगे हम किसी और चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे। ऐसा प्रोसेस आप बनाएं जो कि चेंज मैनेजमेंट करें। ये चेंज मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो एरिया है वो चेंज मैनेजमेंट को एड्रेस करता है। ओके जी, सो इस स्लाइड में एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के हवाले से कि एक कंपनी है HVCCR। सो दिस कंपनी इज़ dedicated to online sale for specialized ventilation, refrigeration and air condition tools, ठीक है, जो कि वेंटिलेशन और एसी टूल्स की ऑनलाइन सेल प्रोवाइड करती है। और ए क्लाइंट contacted the company that maintain its web catalog to update a few images and add some recent product, ठीक है, कि कोई क्लाइंट उस कंपनी को कांटेक्ट करता है कि उसने अपनी वेब कैटालॉग में फ्यू इमेजेस अपडेट करनी है और कुछ रिसेंट प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। और ये जो टास्क है ये 10 to 20 मिनट्स का काम है, ठीक है। और द पर्सन इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग द वेब कैटालॉग contacted द क्लाइंट एंड informed him that to complete the update of the change requested, the server
would have to be restarted। ठीक है, कि मीन्स जब हम ये काम करेंगे तो हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और जो क्या करेगा, विच कोड कैंसिल एनी करंट सेशन, तो मीन्स इन बिटवीन अगर कोई करंट सेशन चल रहा हो तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा दिस वर्क शुड प्रेफरली बी डन एट नाइट। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये काम एट नाइट होना चाहिए ताकि उस वक्त कोई एक्टिव सेशन ना हो। द क्लाइंट हु डिड नॉट फुली ग्रेप्स द इम्पैक्ट ऑफ हिज रिक्वेस्ट insisted on having this update performed immediately। क्लाइंट क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे इमीडिएटली ये काम चाहिए। ठीक है, और चूँकि सॉफ्टवेयर क्लाइंट के लिए है तो डेवलपर जो हैं, जो अपडेट है, कैटलॉग अपडेट कर रहा है, तो वो बाउंड है एक तरह से कि क्लाइंट की बात को माने, इमीडिएटली उसको परफॉर्म करें। सो एट द टाइम ऑफ द अपडेट सेवरल बायर वर ऑनलाइन प्रोसेसिंग पेमेंट। तो जब वो ये शट डाउन कर रहा था और ये काम कर रहा था तो उस वक्त सेवरल बायर्स ऑलरेडी ऑनलाइन थे, प्रोसेसिंग पेमेंट कर रहे थे, और शट डाउन की वजह से वो ट्रांजेक्शन हाल्ट हो गई। ठीक है, इंटरप्रेट हो गई। और जिसने क्या किया, न सिर्फ causing customer satisfaction as well as data corruption, और फिर ये जो कंपनी है इसने कई डेज लिए जो कि बायर्स के एड्रेस कंप्लेंट्स को एड्रेस करे और प्रॉब्लम को फिक्स करे। तो एक छोटी सी बात थी जो क्लाइंट को समझ नहीं आई, या उसने जल्दी की कि नहीं मुझे काम अभी चाहिए, मैं रात को ना हो, वेट नहीं कर सकता, तो इस वजह से कई सेवरल डेज फिर लगते हैं कि बायर्स की कंप्लेंट्स को एड्रेस करने में और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देन थर्ड cause is deviation from the specification। तो स्पेसिफिकेशन से डेविएशन कैसे होती है? This situation occurs when the developer incorrectly interpret requirements and develop the software based on his own अंडरस्टैंडिंग। ठीक, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की गलती होती है कि वो कोई रिक्वायरमेंट को गलत इंटरप्रेट करे, या वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई चीज़ डेवलप करे, और वो जो स्पेसिफिकेशन थी, वो जो रिक्वायरमेंट थी, इस तरह से वहाँ से वो डिविएट कर जाता है। और दिस सिचुएशन क्रिएट एरर्स, इस के एरर जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो फिर कार्ड होते हैं एट द लेटर स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने और सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ही ये गलती की, तो ये तो या तो फिर टेस्टिंग पे डिटेक्ट होंगे या एट द टाइम ऑफ यूज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर। और अदर टाइप ऑफ डेविएशन जो स्पेसिफिकेशन से होती हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ये गलती करता है कि वो रीयूज़ करना चाहता है एग्जिस्टिंग कोड को विदाउट मेकिंग एडिक्वेट एडजस्टमेंट टू मीट न्यू रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोजेक्ट तो नया है और वो पुराने कोड को, किसी और प्रोजेक्ट के कोड को, एग्जिस्टिंग जो कोड है उसको यूज़ करना चाहता है, तो जो न्यू रिक्वायरमेंट होती हैं उसको प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करता, और या डिसाइड ये करता है टू ड्रॉप पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू बचत और टाइम प्रेशर। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स को वो स्किप कर देता है कि या तो बजट कंस्ट्रेंट्स होती है या टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं। और थर्ड, इनिशिएटिव एंड इम्प्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस बाय डेवलपर विदाउट वेरीफाइंग द क्लाइंट। और कुछ चीज़ें ऐसे वो इनिशिएट कर लेता है या इम्प्रूवमेंट वो ऐसे डालता है जो कि उसने क्लाइंट से वेरीफाई नहीं की होती। फोर्थ रीज़न है आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एरर्स की वजह से। और जब यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर जो है वो ट्रांसलेट करता है इनटू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो उस टाइम पे कुछ एरर्स वो कर लेता है, डिज़ाइन एरर जिसको कहते हैं। और वो डिज़ाइन एरर कौन से हैं कि एन इनकम्प्लीट ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप, उसको पूरे पिक्चर का, सॉफ्टवेयर के पूरे पिक्चर का ओवरव्यू नहीं होता, या अनक्लियर रोल फॉर ईच सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कंपोनेंट।
जो कंपोनेंट वो सॉफ्टवेयर के बना रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसने उसकी जो कम्युनिकेशन है बाकी कंपोनेंट के साथ उसको सही तरीके से उसने नहीं समझा होता, या उसको अनस्पेसिफाइड प्राइमरी डेटा एंड डेटा प्रोसेसिंग क्लासेस, डेटा का इशू है, मीन्स कि उसने डेटा को अनस्पेसिफाइड किया कि प्राइमरी डेटा कौन सा है, वो सही तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया होता। एंड another reason is कि डिज़ाइन does not use the correct algorithm to meet the requirements। हाँ जी, जो रिक्वायरमेंट है मीन्स कि आपने सही algorithm नहीं बनाया, वो सही तरीके से, फॉर एग्जांपल कोई फ्लो चार्ट आपने बनाया है उसमें आपने गलती की, और या जो आपका डिज़ाइन है उसने ट्रेस बैक नहीं किया किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं है, और फेलियर टू प्रोसेस एरर्स एंड illegal operation which enables the software to process cases that would not exist in client sector of business। तो ऐसे केसेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात है बेसिकली, ऐसे केसेस जो क्लाइंट के बिजनेस सेक्टर में नहीं है, अगर वो कोई परफॉर्म करता है तो उनकी हैंडलिंग करना, up to the 80% of the program code is estimated to process exceptions or error, ठीक है, तो इस चीज़ को सही तरीके से नहीं किया होता। एंड देन फिफ्थ रीज़न इज़ कोडिंग एरर, के कोड के टाइम पे जो गलतियाँ होती हैं, मैनी एरर्स कैन अगर इन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, कोड के टाइम पे बहुत सारी गलतियाँ अगर होती हैं, और मैककोनेल एक ऑथर है, उसने अपनी बुक कोड कंप्लीट में बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब किए हैं टू क्रिएट द क्वालिटी सोर्स कोड, और जो कॉमन एरर्स उसने आइडेंटिफाई किए हैं, कॉमन एरर्स एंड इनएफिशिएंसी, वो ये हैं कि इन अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कन्वेंशन। हाँ जी, काम फॉर एग्जांपल हार्डवेयर रिलेटेड था, ठीक है, और उसके लिए कोई हार्डवेयर रिलेटेड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए थी, उसके बजाय आपने कोई ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट की जो हार्डवेयर फ्रेंडली नहीं होती, ठीक है, एंड नॉट एड्रेसिंग हाउ टू मैनेज कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द आनसेट। शुरू ही से आप कम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए आपने सही तरीके से मैकेनिज्म को अप्लाई नहीं किया, या आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है या इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वो पुअर है, या आपने एब्स्ट्रैक्शंस सही तरीके से नहीं क्रिएट की, ठीक है, जिस तरह आपके क्लाइंट के डोमेन में कुछ कंसेप्ट होंगे जिनको आपने एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, तो आप उनमें मिक्सअप कर लें, कोई ऐसे कंसेप्ट्स डाल लें या उनको मर्ज कर लें कि जो सही एब्स्ट्रैक्शन ना प्रोवाइड करें, या आपसे लूप एंड कंडीशन एरर्स, लूप या कंडीशन एरर्स आपसे होते हैं, ठीक है, गलत कंडीशन डाल दी या लूप गलत डाल दिया, इस तरह डेटा प्रोसेसिंग आपने गलत कर ली, या प्रोसेसिंग सीक्वेंस है उसमें कोई एरर है, और या फिर लेक ऑफ और पुअर वैलिडेशन ऑफ डेटा अपॉन इनपुट, ठीक है, जब इनपुट दी जाती है उस वक्त आप प्रॉपर वैलिडेशन नहीं कर रहे होते डेटा की, and failure to process errors and illegal operation which enables the software to process cases that would not exist in the client sector of business। हाँ जी, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने सही तरीके से नहीं की, या पुअर असाइनमेंट और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टाइप्स की गलती आपने की, या आपने लूप या लूप इंडेक्स की गलती की, अक्सर बाउंड्रीज वैल्यू ऑफ द लूप पे जो गलतियाँ होती हैं, और या आपके पास वो स्किल नहीं है जो कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नेस्टिंग के केस में चाहिए होती है, नेस्टेड लूप होते हैं या नेस्टेड फंक्शंस होते हैं, उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, या आपका इंटीजर डेविएशन प्रॉब्लम है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ज़ीरो प्रॉब्लम जो कि वेल नोन प्रॉब्लम है, वो इशू है, या किसी वेरिएबल और पॉइंटर को आपने प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं किया होता, या सोर्स कोड जो आपका है वो डज नॉट ट्रैक बैक टू द डिज़ाइन, ठीक है, तो मीन्स के उसने प्रॉपरली जो डिज़ाइन में चीज़ है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया होता। तो ये जितने भी एरर्स हैं ये कोडिंग से रिलेटेड हैं, इनकी वजह से एरर्स आते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास
6 नंबर पे है नॉन कंप्लायंस विद करंट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। So some organization have their own internal methodology or internal standards for developing and acquiring software। हाँ जी, दोनों साइड्स पे भी होता है कि बाद जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत मीन्स मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके अपने मेथोडोलॉजीज़ और अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर करती है उनके इंटरनल मेथोडोलॉजी और इंटरनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अगर बहुत साइड पे उन पे कंप्लायंस ना हो, जो करंट प्रोसेसेस और प्रोसीजर हैं, अगर कंप्लायंस ना हो तो उनकी वजह से भी एरर्स अकर होते हैं। और ये जो इंटरनल मेथोडोलॉजी है ये डिस्क्राइब करती है प्रोसेसेस, प्रोसीजर, स्टेप्स, डिलीवरेबल्स, टेम्पलेट्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। इस इंटरनल मेथोडोलॉजी में प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं, प्रोसीजर्स डिफाइन होते हैं, स्टेप्स डिफाइन होते हैं, डिलीवरेबल्स, टेम्पलेट्स, स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें मीन्स बाकायदा वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो और लेस मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में तो ये जो हैं प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स, ये यानी लेस मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन ये क्लियरली डिफाइंड नहीं होती। सो हम अपने आप से एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ कैन नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू एन इंटरनल मेथोडोलॉजी लीड्स टू डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर, कि कैसे हम अगर किसी इंटरनल मेथोडोलॉजी को फॉलो ना करें तो वो क्या करें, लीड करें डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर में। It is clear that someone who only programs could appear to be far more effective than someone who develops intermediate products such as requirement test plan or user documentation as described by the internal methodology of the organization। So organization की internal methodology में test plan और requirement documents और user documentation ये चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी मिथ है वो ये है कि कोई जो प्रोग्रामर है जो ओनली प्रोग्राम करता है वो फार मोर प्रोडक्टिव है ये जो बाकी काम करने से। सो दिस ये जो सोच है कि प्रोग्राम करने वाला फार मोर प्रोडक्टिव है, ये जो इमीडिएट प्रोडक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती है ये लॉन्ग टर्म में हमें डिसएडवांटेज प्रोवाइड करेगी इन केस ऑफ जिन ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस के इशू हैं विद द प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। तो वो जो अनडॉक्यूमेंटेड अप्रोच होगी सॉफ्टवेयर की, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम सूनर और लेटर एराइज होंगे। और वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि व्हेन मेंबर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम नीड्स टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क दे विल हैव difficulty understanding and testing poorly documented or undocumented software। ये जब सॉफ्टवेयर के टीम के मेंबर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहें किसी भी टेस्टिंग के इशू के हवाले से या किसी और इशू के हवाले से, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को एड्रेस करने में। और द पर्सन हु रिप्लेसेस आर मेंटेन द सॉफ्टवेयर ओनली हैव द सोर्स कोड एज ए रेफरेंस। और जो बंदा उसको उस पर काम करेगा, मेंटेनेंस का काम करेगा, उसके पास सिर्फ रेफरेंस के लिए सिर्फ सोर्स कोड डॉक्यूमेंट होगा। और एसक्यूए की जो एक्टिविटी है वो फाइंड करेगी लार्ज नंबर ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटीज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल मेथोडोलॉजी रिगार्डिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो जाहिर बात है जब वो ऑडिट करेगा तो वो नॉन कन्फॉर्मिटीज ही देखेगा कि ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसीजर्स थे और मेथोडोलॉजी वो फॉलो नहीं की गई। एंड इसी तरह टेस्ट टीम को भी प्रॉब्लम होगा टेस्ट प्लान बनाने में या सिनारियोज बनाने में, क्योंकि स्पेसिफिकेशन या बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो अनअवेलेबल होती है। एंड देन 7th पे है इनएडुकेट रिव्यूज़, इनएडुकेट रिव्यूज़ एंड टेस्ट। सो इस टेस्टिंग और रिव्यूज़ एंड टेस्टिंग एक प्रैक्टिस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ हम करते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि हम आइडेंटिफाई एंड चेक करें एरर्स को और डिफेक्ट्स को दैट हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, जो कि फिर रिमूव किया जा सके सॉफ्टवेयर से। सो इफ़ दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट इफेक्टिव द सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड टू द क्लाइंट विल लाइकली बी प्रोन टू फेलियर। अगर आपने सही तरीके से
रिव्यूज़ और टेस्ट की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की तो सॉफ्टवेयर फेलियर की तरफ प्रोन होगा। All kind of issue can crop up when reviewing the software, reviewing and testing सॉफ्टवेयर के रिव्यूज़ और टेस्ट करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज आ सकते हैं। एक तो ये कि रिव्यूज़ जो हैं वो इटसेल्फ क्या करते हैं, ओनली कवर ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट डिलीवरेबल्स। पूरे सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स को तो वो भी कवर नहीं करते, कुछ सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट डिलीवरेबल्स को अगर वो रिव्यू प्रोसेस में वो कंसिडर होते हैं, तो इस वजह से रिव्यूज़ डू नॉट आइडेंटिफाई और एरर इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड सॉफ्टवेयर कोड। ठीक है, तो चूँकि वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन और सोर्स कोड को नहीं कंसिडर करते, इसलिए वो तो तमाम एरर्स को भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जो रिकमेंडेशंस होती हैं रिव्यू की, वो नॉट इम्प्लीमेंटेड होती हैं या फॉलो अप उनका एडुकेटली नहीं होता। आप रिव्यूज़ में बताएं अगर कि ये प्रॉब्लम्स हैं और उनको फॉलो अप उनका सही तरीके से यूजुअली नहीं होता। और इनकम्प्लीट टेस्ट प्लान्स अगर आपके पास हों, ठीक है, तो वो भी इंटायर सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं करेंगे और कुछ पार्ट सॉफ्टवेयर के ऐसे होंगे जो अनटेस्टेड रह जाएंगे। इस वजह से भी फिर ये भी काजेस होती हैं इधर की। और द प्रोजेक्ट प्लान हैज़ नॉट लेफ्ट मच टाइम टू परफॉर्म रिव्यूज़ और टेस्ट, या आपके पास प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक इतना टाइम ही नहीं रहता कि आप रिव्यू या टेस्ट को प्रॉपरली परफॉर्म करें। एंड द टेस्टिंग प्रोसेस डज नॉट करेक्टली रिपोर्ट द एरर आर डिफेक्ट फाउंड, या आपका टेस्टिंग प्रोसेस इस तरह वीक है, उसमें कोई लेकिन है कि वो करेक्टली रिपोर्ट नहीं करता एरर्स या डिफेक्ट्स जो हैं उनको। एंड फाइनल रीज़न जो है लास्ट वन, वो एरर्स के जो काजेस हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन एरर हैं। तो normally it has been recognized that obsolete or incomplete documentation for software being used in an organization is a common problem। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, वो भी सॉफ्टवेयर एरर का एक कॉमन प्रॉब्लम बनता है। और जो डेवलपमेंट टीम्स होती हैं वो फ्यू डेवलपमेंट टीम्स होती हैं जो एंजॉय करती है प्रिपेयरिंग और रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, उनको रिव्यू, उस पर जो टाइम लगता है, मीन्स के बहुत कम डेवलपमेंट टीम होती है जो उसको सीरियस लेती हैं या उसको एंजॉय करती हैं। वी वुड बी इंक्लाइन टू से नो टू द क्वेश्चन डज सॉफ्टवेयर वेयर आउट, कि सॉफ्टवेयर वेयर आउट भी होता है, तो इस बुक में इसका आंसर है कि नहीं। एक्चुअली सॉफ्टवेयर तो उस तरह ज़ीरोज़ और वन जो मेमोरीज में पड़े होते हैं वो उस तरह वेयर आउट नहीं होते जिस तरह के कोई हार्डवेयर होता है। ठीक है, और इस बात को समझने के लिए हमें रिलायबिलिटी कर्व्स को देखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का है। नेक्स्ट फिगर पे 1.5 पे हार्डवेयर का रिलायबिलिटी कर्व डिस्क्राइब है और फिगर 1.6 पे सॉफ्टवेयर का रिलायबिलिटी कर्व डिफाइन है, जो ये बताता है कि सॉफ्टवेयर में जो डिटोरिएशन होती है ओवर टाइम ड्यू टू वो न्यूमेरिक चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स की वजह से, मीन्स चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स की वजह से सॉफ्टवेयर वेयर आउट होता है। अदरवाइज बाकी वो हार्डवेयर की तरह नहीं है कि अगर वो स्टेबल भी हो तो तब भी वो आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा, वेयर आउट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे पास हार्डवेयर का है। लेट से आप के पास कोई, आप अपने सेल फोन को देखें, आप कोई व्हीकल को देखें, या कोई भी आपके पास जो हार्डवेयर होता है, तो स्टार्ट में उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देखिए फेलियर रेट बहुत बड़ा होता है, वक्त के साथ साथ फिर वो फेलियर रेट कम होता है और फिर एक टाइम पे यूज़फुल लाइफ में मीन्स वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा होता है और आफ्टर सम टाइम्स वो फिर वेयर आउट की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये हार्डवेयर की रिलायबिलिटी है। ठीक है, वक्त के साथ साथ देखिए ना,
आपके पास सेल फोन है तो वक्त के साथ साथ वो वियर आउट हो जाएगा, कोई गाड़ी है वक्त के साथ साथ वो वियर आउट हो जाएगी। और ये हार्डवेयर के केस में। सॉफ्टवेयर के केस में देखें, शुरू में हमारे पास तो ये कर्व जो है ये आइडियल सिचुएशन के लिए है। एक सॉफ्टवेयर है, फेलियर रेट वक्त के साथ साथ कम होता जाता है, एक टाइम पे वो स्टेबल हो जाता है और फिर वो सारी ज़िंदगी चलता है। ये एक आइडियलाइज्ड कर्व है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ मसला ये है कि जब वो स्टार्ट होता है और इन ऑपरेशन होता है तो आफ्टर सम टाइम्स यहाँ पे पहुँच के जब वो स्टेबल के करीब होना चाहता है तो ऑल ऑफ ए सडन चेंज रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती है। जब उसको हम चेंज करते हैं तो उसका फेलियर रेट फिर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू साइड इफेक्ट्स या उस चेंजेस की वजह से उसको दोबारा से टेस्ट करना, परफॉर्म करना, और वो फिर वक्त के साथ साथ फिर स्टेबल होने की तरफ आता है। और इस पॉइंट पे पहुंच के अगेन कोई चेंज आता है तो फिर वही साइकिल रिपीट हो जाता है, फेलियर रेट उसका बढ़ जाता है और फिर वो कम होना शुरू हो जाता है, फिर चेंज आता है एंड सो ऑन। तो इस तरह चेंज की वजह से जो सॉफ्टवेयर है वो उसका फेलियर रेट आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्टेबिलिटी के बजाय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है और एक टाइम आता है कि वो वियर आउट हो जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर का वियर आउट होना है ये किस वजह से, चेंज की वजह से, नॉट द ओनली द टाइम फैक्टर, सिर्फ नहीं है कि टाइम की वजह से वो यूज़ हो के वियर आउट हो जाता है, नहीं, बल्कि चेंज की वजह से वो वियर आउट हो जाता है। तो ये वो लास्ट डॉक्यूमेंटेशन एरर्स जो थी, ये हमारे पास वो लास्ट क्लास थी ऑफ द एरर। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर इससे आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।